पेरू में लिमा नगर के कल्लाओ प्रदेश में स्थित रियल फिलिपे फोर्ट्रेस नामक किले के अंदर घूम रहा हूं मैं अभी। किले के भाग वाले किंग्स टावर नामक मीनार के अंदर सुरंगनुमा गलियारे से होकर चल रहा हूं। एक जमाने में कैदखाने के रूप में उपयोग किए गए सुरंग है ये। कल्लाओ बंदरगाह की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया गया था, तो भी एक जमाने में किंग्स टावर क्रूरता का प्रतीक भी बन गया था। अन्य पर्यटक भी सुरंगनुमा रास्ते से होकर आगे जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में पेरू के स्वतंत्र होने के बाद ही यह एक जेल में तब्दील हुआ था। ये गलियारे ही जेल कोठरियां हुआ करती थी। प्रत्येक सुरंग के अंदर 70 से 80 लोगों को एक साथ बंदी बनाकर डाल दिए जाते थे। विभिन्न भागों में बटे हुए सुरंग के रास्ते में सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। विभिन्न मंजिलों में सुरंग बनाए हुए हैं। दीमक के छत्ते के समान विभिन्न दिशाओं में बढ़ रहे सुरंग। अभी मैं मीनार के छत पर पहुंच गया हूं। विभिन्न दिशाओं की ओर घुमा रखे तो वो दूर कोने में दिख रहे मीनार क्यून्स टावर हैं। मैं उसके नजदीक से होकर ही इस ओर चलकर आया था। किले के अंदर के भाग सैनिकों के बैरक हैं। दाईं तरफ एक उद्यान, पार्क डेला पोलिसिया नाम से वह जाना जाता है। यह बंदरगाह से अनुबंधित प्रदेश है। किनारे पर मनोरंजन की नौकाएं, उनके आगे मछुआरों की नौकाएं, उनसे भी आगे बढ़े ट्रोलर। एक तरफ पेरुवियन नौसेना के सहित अनेकों जहाज, मालवाहक जहाज और टैंकर्स तट पर लंगर डालने की अनुमति पाने के लिए अपने मौके के इंतजार में पड़े हुए हैं। समुद्र तट पर ही पार्क डेला पोलिसिया अथवा पुलिस पार्क नामक उद्यान स्थित है। उद्यान को बहुत ही खूबसूरती के साथ तैयार कर रखा है। दूर उस भाग पर खड़े जहाज आदि के लंगर डालने की जगह। यह पैसिफिक समुद्र का किनारा है। इस तट की सुरक्षा के लिए ही 18वीं शताब्दी में स्पेन वासियों ने यहाँ एक किले का निर्माण किया था। पेरू की आज़ादी की लड़ाई के दौरान जोस सैन मार्टिन की अगुवाई वाले सैनिकों से बड़े पैमाने पर हुए आक्रमण को इस किले ने झेले थे। सैन मार्टिन के द्वारा पेरू की स्वतंत्रता का ऐलान करने पर भी जोस डे लमार नामक सेनापति के अधीन यहाँ उपस्थित रहे स्पेनिश सैनिक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में मुक्ति सेनानियों ने कई दिनों तक किले को घेरे रखा। किले के अंदर के भोजन समाप्त होने, अंदर रह रहे लोगों के संक्रमण रोग से ग्रसित होने पर जनरल जोस डे लमार ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिए। उसी दिन अपने सैनिकों के साथ किले के अंदर प्रवेश किए सैन मार्टिन ने किले का नाम कैसल ऑफ इंडिपेंडेंस में बदल दिए। ये किले के सामने का भाग है। इस उद्यान वाले भाग के नाम प्लाजा इंडिपेंडेंजा है। एक बड़ा फव्वारा और कुछ स्मारक हैं प्लाजा के अंदर। पेरू की आज़ादी के नायक जोस सैन मार्टिन ने यहीं पर से रियल फिलिपे फोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कैसल ऑफ इंडिपेंडेंस होने का ऐलान किया था। यह कल्लाओ क्षेत्र का प्रमुख भाग है। उस भाग को बहुत ही खूबसूरती से सजा रखा है। कच्चे लोहे का बना यह फव्वारा औपनिवेशिक काल के दौरान बनाया गया था। किंग्स टावर के ऊपर खड़े रहने पर कल्लाओ क्षेत्र का एक विशाल नज़ारा आंखों के सामने। अब मैं किंग्स टावर की छत से नीचे उतर रहा हूं। गाइड के आगे चलते रहने के कारण ही रास्ता भटके बिना मैं बाहर निकल पा रहा हूं। इन छोटे झरोकों से ही मीनार के अंदर शुद्ध वायु का प्रवेश होता है। गाइड हमें उस रास्ते से बाहर नहीं ले जा रहा है जहां से हम लोग अंदर आए थे। एक अन्य रास्ते से जाते हुए कई जगहों पर स्पेनिश सैनिकों के प्राचीन यूनिफॉर्म प्रदर्शित किए हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं जेल की कोठरियां, शायद ये यातनाओं के कमरे हुआ करते थे। कहीं गलियारे और कमरे पार करके मैं बाहर की ओर चला। छोटी खाई के ऊपर वाला पुल पार करके ही मीनार से बाहर निकले जाते हैं। सीढ़ियां उतरकर किले के आंगन पहुंचे जाते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान के तोप और गोले इधर उधर प्रदर्शित कर रखे हैं।
मैं रियल फिलिपे फोर्ट्रेस से लौट रहा हूँ। किसी एक कॉलेज की छात्राएं एक दल में आई हुई हैं। एक गाइड उन लोगों को किले का इतिहास समझा रहा है। सुबह होने की वजह से ही हो सकता है कि किले के अंदर अधिक लोग दिख नहीं रहे हैं। थोड़ी देर और बीत जाने के बाद यह जगह लोगों से भर जाएगी। कुछ सैनिक आलस्य से भरे हुए से यहाँ बैठे हुए हैं। किले के विशाल द्वार से मैं बाहर निकला। ओस्वाल्डो की कार में सवार होकर मैं फिर से यात्रा पर निकला हूं। किले के बाहरी नजारे ये हैं। किले में अभी भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। उसके प्रांत प्रदेश को घास के लॉन लगाकर खूबसूरत बना रखा है। यह कल्लाओ नगर पालिका का एक दफ्तर दिख रहा है। कल्लाओ शहर के मुख्य भागों से होकर है हमारी यात्रा। कुछ दूर और जाने पर सामने कल्लाओ के एक जनहीन शहर जैसे नजारे, शान शौकत के अंध हुए एक शहर जैसे नजारे, फीके रंगों वाली इमारतें, एक बंदरगाह शहर जैसी भीड़ या उस जैसी खूबसूरती नहीं है। 1537 में स्थापित शहर है कल्लाओ। यह 10 लाख लोगों के रहने वाला एक शहर है। लिमा नगर के अस्तित्व में आने के 2 साल बाद ही कल्लाओ के बंदरगाह को स्पेन वासियों ने विकसित कर लिए थे। बंदरगाह पर अनेकों जहाजों के आकर लंगर डालने के साथ ही कल्लाओ एक बड़े शहर में विकसित होने लगा। सुनसान रास्तों से होकर जाते हुए एक नुक्कड़ पर पहुंचने पर लोगों की एक बड़ी भीड़ सड़क पार करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नजारे फिर से सुनसान सड़कों की हो गई हैं। सड़क के दोनों ओर खड़े बिजली के खंभे, फीके रंगों वाली इमारतों की दीवारों पर विज्ञापन जैसे कुछ लिखे हुए हैं। ऐसे देखने से यह एक प्रेत नगर जैसे लगता है। 1940 और 50 के दशकों में कल्लाओ पेरू के अधोलोक और नशीली दवाइयों की माफिया का केंद्र हुआ करता था। 1949 में कल्लाओ दुनिया के कोकेन व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। उस जमाने में पेरू की शासन प्रणाली तक में ये माफिया वाले अच्छे प्रभावी रसूख रखते थे। अभी कार प्लाजा ग्वाडिया चलाका नामक क्षेत्र पहुंची है। प्लाजे का एक चक्कर लगाकर कार अभी ग्वाडिया चलाका नामक एवेन्यू से होकर आगे जा रही है। यात्रा जारी रखते हुए हम लोग अनेकों टूटी इमारतों वाले एक प्रदेश पहुंच गए हैं। ये समुद्र तटीय मार्ग है। रास्ते के किनारे के नज़ारे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हैं। यह एवेन्यू कोस्टेरा नामक रास्ता है। यहाँ से अब मीरा फ्लोरस नामक सुंदर प्रदेश की ओर है हमारी यात्रा। तूफान में तबाह हो गई हो जैसी कुछ इमारतें, प्राचीन काल से तबाह होती आई इमारतें, लगता है कि उनमें से कुछ तो जलकर राख में तब्दील हो गई हों। यूनिडाड नामक प्रदेश है यह। एवेन्यू कोस्टेरा एक लंबा रास्ता है। रास्ते के समुद्र तटीय किनारे पर ऊंची दीवार होने की वजह से समुद्र के सौंदर्य का आनंद नहीं उठा पा रहा हूं। पार करने की सुविधा वाली एक जगह देखकर ड्राइवर ओस्वाल्डो ने कार रोकी। मैं समुद्र के नजारों की ओर आकृष्ट हुआ। बहुत ही सुंदर बीच रोड आदि बना रखे हैं। वातावरण में कोहरा छाए हुए होने की वजह से पैसिफिक समुद्र को उसकी सुंदरता के साथ नहीं देख पा रहा हूं। वो दूर 2 द्वीप नजर आ रहे हैं। उनमें से बड़ा द्वीप सैन फ्लोरेंजो नाम से जाना जाता है। वहां राष्ट्रपति का एक महल है। ये छोटा द्वीप एल फोंडेन नाम से जाना जाता है। समुद्र तटीय सुनसान रास्ता लंबाई में आगे की ओर फैली हुई है। वहां से अब फिर आगे की यात्रा पर निकला हूं। बाईं तरफ एक बड़ी 4 दीवारी है। उसके अंदर एक मिलिट्री कॉलेज है, लायनसियो प्राडो मिलिट्री कॉलेज। वह रास्ता कॉलेज के सामने से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यह सेरो डी पैस्को नामक प्रदेश है। इसी नाम का एक खदान क्षेत्र एंटीज पर्वत पर है। समुद्र के रूबरू अनेकों अपार्टमेंट्स, अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं आदि भी हैं यहाँ।
अभी हम लोग कल्लाओ क्षेत्र से आगे बढ़कर फिर से लिमा शहर पहुंच गए हैं। सड़क की बाईं तरफ ऊंचे पहाड़ की श्रृंखला जैसी चट्टानों रूपी क्लिफ, ये सर्क्यूटो डी प्लाया नामक सड़क है। उस स्पेनिश नाम का अर्थ बीच सर्क्यूट है। विभिन्न बीचों के किनारों से होकर जाने वाली सड़क है वह। बहुत ही सुंदर रास्ता। दाईं तरफ पैसिफिक समुद्र, बाईं तरफ ऊंची खड़ी चट्टानों रूपी क्लिफ। उस क्लिफ की उस तरफ मिराफ्लोरेस क्षेत्र के रईसों के आवास स्थल हैं। लिमा में बहुत ही तेजी से विकास कर रहे एक तटीय प्रदेश है वह। समुद्र के किनारे से यात्रियों की सहूलियत के अनुसार रास्ता बनाए हुए होने के कारण लिमा नगर के अधिक यातायात वाले क्षेत्र को छोड़कर यहां से यात्रा कर सकते हैं। दाईं तरफ घास के लॉन, खेलने की जगह, पवेलियन आदि सब कुछ है। पैसिफिक का किनारा मनोरंजन की सुविधाओं वाला एक केंद्र बना हुआ है। शाम के समय बिताते हुए आराम करने, स्वादिष्ट भोजन करने आदि के लिए यहाँ केंद्र बने हुए हैं। एक बहुत लंबे तटीय प्रदेश को आराम और मनोरंजन के केंद्र बना रखा है। शाम के समय, छुट्टी के दिनों में, दिन के समय आदि सर्व समय यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। फ्लाईओवर और मिराफ्लोरेस की ओर जाने वाली क्रॉस रोड आदि भी यहाँ बने हुए हैं। 6 से 8 लेन वाली सड़कें हैं। पैसिफिक के इस तटीय प्रदेश को प्रकृति और मनुष्य ने मिलकर बहुत ही सुंदर बना रखा है। सामने बाईं ओर की क्लिफ के ऊपर से मिराफ्लोरेस क्षेत्र दिख रहा है। लिमा के रईसों के आवास स्थल है मिराफ्लोरेस। पेरू के लिमा प्रोविंस का एक जिला है मिराफ्लोरेस। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल के दौरान यहाँ इस प्रकार का एक आवास स्थल रूपीकृत हुआ था। बाईं तरफ दिखने वाले ऊंचे चबूतरे के ऊपर एक विशाल उद्यान स्थित है। मरिया रिशे पार्क नाम से वह जाना जाता है। इस चबूतरे की भी एक खासियत है, ये चट्टान नहीं है, मिट्टी का बना है। लाखों वर्षों से पानी के लहरों की मार खाकर रूपीकृत हुआ चबूतरा। अभी भी उसमें से मिट्टी और पत्थर टूटकर गिरते हैं। इसी कारण से पूरे चबूतरे को लोहे के जाल से ढक रखा है। उसी जाल के कारण से चबूतरे का रंग काला दिखाई देता है। यह ट्रस पिकोस पार्क नामक उद्यान है, एक बहुत ही सुंदर उद्यान। कार रुकवा कर मैं वहां उतरा। मिट्टी के टीले के ऊपर भी एक उद्यान है, इसे हाक रबीन पार्क। वहां से समुद्र तट की ओर जाने के लिए सीढ़ियां और पुल बने हुए हैं। वह रास्ता ट्रस पिकोस पार्क में पहुंचकर समाप्त होता है। ट्रस पिकोस एक बीच पार्क है। भोजन, सर्फ बोर्ड आदि के साथ आई हुई गाड़ियां। यह सर्फिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त तट है। यहाँ किनारे की ओर लहरें लगातार आती रहती हैं। बीच पर हमारे देश की तरह रेत नहीं है, गोल पत्थर बिछे हुए हैं। ये ऊपर स्थित मिट्टी के टीले से टूटकर गिरे पत्थर होंगे। गोल पत्थरों की एक बीच। बहुत अधिक लोग यहां सर्फिंग के लिए आते हैं। सर्फिंग सूट पहने इस प्रकार के कुछ लोग सुबह से ही तट पर हैं। कुछ लोग लहरों में उतरे हुए भी हैं। पैसिफिक समुद्र हमेशा बहुत ठंडा रहता है। ग्रीष्मकाल हो या शीतकाल, उस ठंड में कोई अंतर नहीं आता है। इस कारण से सूट पहनकर ही लंबी सर्फिंग या स्विमिंग के लिए उतर सकते हैं। कुछ देर लहरों के साथ बिताने के बाद वह बंदा बोर्ड के साथ किनारे पर बैठकर विश्राम कर रहा है। पैरों में स्पिन्स पहनकर ही सर्फिंग या स्विमिंग के लिए उतरते हैं। ये लोग प्रोफेशनल सर्फर्स ही होंगे। पिछले 25 सालों से एक विश्व प्रसिद्ध सर्फिंग केंद्र के रूप में लिमा के तटीय प्रदेश तब्दील हो चुका है। यूरोप, पूर्वी अमेरिका आदि के जगहों से हजारों की संख्या में सर्फर्स यहां आते हैं। प्रोफेशनल सर्फर्स इस तट को प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। समुद्र का 250 किलोमीटर तक वाला भाग सर्फिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। सर्फिंग सीखने वालों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी तट माना गया है।
अनेकों सर्फिंग स्कूल हैं यहाँ। पेशगी में बुक करने पर अच्छे अनुभवी प्रशिक्षक की सेवा प्राप्त होती है। 1 घंटे के लिए $50 है प्रशिक्षकों की फीस। स्पिन पहनकर किनारे पर आराम करने वाला बंदा फिर से पानी में उतर रहा है। सर्फिंग विविध प्रकार की होती है। बॉडी बोर्डिंग, स्टैंड अप सर्फिंग आदि नामों से वो जाने जाते हैं। यह बॉडी बोर्डिंग है। सर्फिंग बोर्ड पर पेट के बल लेटकर हाथ, पैर, पेट आदि से बोर्ड को नियंत्रित करके लहरों के अनुरूप नियंत्रित करके आगे बढ़ने की रीति है वह। यह है स्टैंड अप सर्फिंग। लहरों के ऊपर चलने वाले हल्के बोर्ड पर नियंत्रण रखते हुए खड़े रहकर की जाने वाली इस सर्फिंग के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शताब्दियों पहले से ही हवाई जैसे द्वीप की आदिवासी जनता सर्फिंग जैसे मनोरंजन में शरीक होते थे। अलाहिया नामक एक प्रकार की लकड़ी के पट को ही वे लोग सर्फिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करते थे। सर्फिंग एक खतरनाक मनोरंजक खेल है। ऊंचे शक्तिशाली लहरों के ऊपर से होकर आगे बढ़ते समय रेत के टीले, चट्टान या बर्फ के टुकड़ों पर जा टकराएं तो गहरी चोट लगने या मौत तक होने की संभावना हो सकती है। दुनिया में बीच वाले अधिकांश देशों के मनोरंजन और खेल हैं सर्फिंग। काफी देर तक मैं सर्फिंग देखते हुए खड़ा रहा। सड़क की दूसरी तरफ कार के साथ ओस्वाल्डो इंतजार कर रहा है। मैंने उस कार में प्रवेश किया। हम लोग फिर 20 सर्क्यूट से होकर हमारी यात्रा जारी रखे हुए हैं। अभी बाईं तरफ साउथ पैसिफिक क्लब दिख रहा है। अमीरों के क्लब हैं वह। उसके नजदीकी प्लाया बरांगो नामक एक अन्य क्लब। स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट आदि इस तरह के क्लब में होते हैं। स्पोर्ट्स क्लब, नाइट क्लब आदि अनेकों प्रकार के क्लब होते हैं। बाईं तरफ यह क्लब वेकिकी है। वह एक सर्फिंग क्लब है। उसके आगे लास थेरेसास टेनिस क्लब है। उससे भी आगे क्यूटो मंगोरा नामक एक दूसरा क्लब। कहीं कहीं समुद्र तट के अंदर की ओर निकले हुए आकार में रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं। एक बहुत ही शानदार बोर्ड वॉक और अनेकों मनोरंजन केंद्र किनारे पर बने हुए हैं। उसी प्रकार से बृहत शॉपिंग सेंटर और नाइट क्लब आदि मिट्टी के टीले जैसे ऊंचे चबूतरे रूबी क्लिफ के ऊपर की तरफ भी बने हुए हैं। हम लोग अब उस क्लिफ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मिट्टी के टीलों को संरक्षित किए हुए लोहे के जाल के ऊपर से फूलों के बेड़ों के इस प्रकार फैले हुए दिखना एक खूबसूरत नज़ारा है। उसके नज़दीक पहुंचने पर ही यह पता चल पाता है कि वह पूरा भाग ही लोहे के जाल के अंदर है। यहाँ से हम लोग मिराफ्लोरस के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ डामर की सड़क नहीं है। एक हेरिटेज सिटी के पथ जैसे पत्थर बिछाकर बनाए हुए रास्ते। हम लोग अभी लिमा के ही नहीं बल्कि पूरे पेरू के ही अति संपन्न लोगों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हमें अभी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या हम अभी पेरू जैसे एक दरिद्र देश से होकर ही यात्रा कर रहे हैं। मिराफ्लोरस रईसों के रहने के सबसे आधुनिक सुविधाओं वाले खूबसूरत उद्यानों वाले क्षेत्र हैं। नगर के सबसे आधुनिक प्रदेश, कफे, क्लब, रईसों के बंगले, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन केंद्र, छोटे सुंदर उद्यान आदि हैं यहाँ के नज़ारे। एक दूसरे से सटी खड़ी इमारतें नहीं हैं। अति नियोजित शहरी क्षेत्र, उच्च नेतृत्व और विलासिता इस क्षेत्र की खासियत है। मेरे पेरू पहुंचने के पहले दिन दिखे लिमा का एक प्रदेश है। वह पुरानी इमारतों से भरे हुए लिमा के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है। उसे और इस अति आधुनिक मिराफ्लोरस क्षेत्र के बीच की तुलना करना तक असंभव है। यहाँ के रास्ते पर केवल संपन्न लोगों से ही मुलाकात होती है। यह भी एक खासियत है कि लिमा के सबसे सुरक्षित क्षेत्र भी मिराफ्लोरस ही है। यहाँ एक उद्यान है।
अंटोनियो राइमुंडी पार्क। मैंने उस उद्यान के अंदर प्रवेश किया। मिराफ्लोरेस के नज़ारे खूबसूरत हैं। मैं कैमरे के साथ उन नज़ारों से होकर ही चल रहा हूँ।